दिल्ली में चल रही थी आतंक की यूनिवर्सिटी, लेकिन किसी को उसकी कानो कान खबर नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम काफी सुर्खियों में है। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी है और अब तो इस पर ईडी से लेकर एनआईए सबका शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के विदेशी लिंक की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आतंक के जो मॉड्यूल थे वो लग रहा है कि इसी यूनिवर्सिटी से ऑपरेट करते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद किया गया। सर, ये कैसे संभव है कि दिल्ली एनसीआर में यूनिवर्सिटी चलती रहे, वहां आतंक की पढ़ाई होती रहे और किसी को इसकी खबर तक नहीं लगे? अमित जी, जो आज के तारीख में जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं और जो चलाते हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनका वो जो इतने सारे रेगुलेशंस हैं कि आप उन रेगुलेशंस के बीच में एक हफ्ता भी आप अगर रेगुलेशंस से कंप्लाई नहीं करेंगे तो आप चला नहीं सकते। अगर आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज है तो एआईसीटीई है, एआईसीटी का हो गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और अगर आपका मेडिकल कॉलेज है तो एनएमसी हो गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल। आपके पास अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं तो एनबीए हो गया। फिर आपके पास मतलब कि इन सब के ऊपर यूजीसी है, जहां से आपको एफिलिएशन लेना है। उसके बाद आपको कई लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं कद काठी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको जो है सो एक नेशनल जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है, यूजीसी की नैक, वो आपका सर्टिफिकेशन करती है कि आप जो है सो ए हैं, ए प्लस हैं, बी माइनस हैं, क्या है। उसके बाद एनआईआरएफ करके एक बॉडी है जो कि सालाना ये करती है। उसके बाद हिंदुस्तान के तमाम अखबार और मैगजीन ग्रेडिंग करते हैं, निकालते हैं, सब करते हैं। उसके बावजूद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पार फरीदाबाद में बरसों से एक यूनिवर्सिटी चल रही है जहां पर इसकी प्लानिंग चल रही है, जहां पे ये सारे इस बैकग्राउंड को लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। प्लस जहां पर एक लोकल यूनिवर्सिटी, जहां भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वहां के लोकल थाने में, वहां के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में, क्योंकि विद्यार्थियों की, यंग माइंड्स की बहुत ज्यादा संख्या होती है, उस पर एक सर्वेलेंस होता है। उसके बावजूद भी किसी को कोई जानकारी नहीं। तो अगर हम ये कहें कि ये एक इंटेलिजेंस का फेलियर था, या एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, ऐसा नहीं है अमित। ये हमारे समाज में, हमारे सरकार में, हमारे सरकारी सिस्टम्स में, हमारे रेगुलेशन की पद्धति में एक बहुत ज्यादा दीमक की तरह चाट गया करप्शन का उदाहरण है कि इतने सारे कंप्लायंसेस के बावजूद जब तक ये हादसा सामने नहीं आया तब तक किसी ने इस यूनिवर्सिटी के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सारे कंप्लायंसेस को मीट कर रहा था। और आज उसके मालिक पर बुलडोजर के घर पे बुलडोजर चला दो, उसको ईडी में अरेस्ट कर लो, उसको एनआईए में अरेस्ट कर लो। हर एक साल उसका ऑडिट होता होगा अकाउंट्स का, वो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता होगा, किसी को नजर नहीं आया, अब नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर सरकार को अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो निकले हुए आतंक का जो ये हमने दृश्य देखा है, अगर उसको निप इन द बड करना है तो ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को पिछले सालों में, पिछले 5 साल 10 साल में जितने भी सरकारी एजेंसीज ने एक्रेडिशन, एफर्मेशन, अप्रूवल दिया है, इन सबकी जांच होनी चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे दिया, किस आधार पे दिया, और उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। आप तो इस बात को जानते हैं, सभी जानते हैं कि आज के तारीख में नैक की, एनआईआरएफ की ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप क्लेम करते हैं कि आपने अपने यहाँ एक सेमिनार किया है तो सेमिनार का आपको अपना एक टैग करके गूगल टैग फोटो लगाना पड़ता है कि उसी स्थान पे, उसी जगह पे ये कार्यक्रम हुआ है। इतना ज्यादा रेगुलेशन, और उसके बाद भी ये चल रहा था। ये कैसे चल रहा था?
क्योंकि जो आदमी अप्रूवल दे रहा था, जो आदमी क्लियरेंसेस दे रहा था, उसने कहीं ना कहीं कुछ खा पी रखा था। जी तो प्रश्न ये है कि सरकार क्या ये जो उनके सिस्टम में दीमक आ गया है, उनके सिस्टम में जो करप्शन आ गया है, क्या उस पर कोई कार्रवाई करने का सोच रही है? क्या वो पिछले 5 साल 10 साल में जिस भी इंस्पेक्शन टीम के लोगों ने इसको कोई भी अप्रूवल या ये दिया है, उससे क्वेश्चन करने को तैयार है? जो नैक की टीम आई, जो एनएमसी की टीम आई, जो एआईसीटी की टीम आई, जो एनआईआरएफ की टीम आई होगी, वो सारे अखबार और मैगजीन जिसने उसे एक रैंकिंग दिया होगा अपनी एनुअल रैंकिंग में, जी क्या बिल्कुल। सरकार उससे सवाल करने को तैयार है कि आपने कैसे दे दिया इनको रैंकिंग? भाई एक ये तो ठीक है, एक एक आदमी था, वो अपने यहाँ एक यूनिवर्सिटी चला रहा था, उसके अंदर उस यूनिवर्सिटी के आड़ में वो कुछ गलत काम कर रहा था, ये तो हमारे समझ में आ गया। लेकिन उसके मिली भगत में और कौन लोग शामिल थे? जी क्या वो पुराना जो 120 बी का जो केस बनता नहीं बनता उनके ऊपर, क्या बिल्कुल। सरकार उनके ऊपर 120 बी का केस बनाएगी? तो देखिए, मेरा कहने का ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक एक हमारे केस में एक ये केस स्टडी है कि हिंदुस्तान में एजुकेशन सेक्टर में कितना करप्शन आ चुका है। ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है, खास करके रेगुलेटिंग बॉडीज के अंदर। अगर वो करप्शन नहीं होता, लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता, तो सवाल ही नहीं उठता कि वहां पर ये ये क्या कहते हैं, इस तरह का जो टेररिज्म की फैक्ट्री वहां पर चल रही है, सवाल ही नहीं उठता। जी बिल्कुल। अगर किसी भी एक इंस्पेक्शन टीम ने अपना काम किया होता, सवाल ही नहीं उठता कि आपको हर एक जी टीचर का बिल्कुल। प्रोफाइल चेक करना, हर एक टीचर के मापदंड को देखना, सबको देखना है। किसी ने किया नहीं होगा ये काम? क्या पिछले 5 साल 10 साल में किसी इनकम टैक्स वाले ने ऑब्जेक्शन उठाया उनके रिटर्न फाइलिंग के ऊपर? तो जाहिर सी बात। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। तो बस ये कह देना कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, एक लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर तो था, वो अपनी जगह था। लेकिन जो सिस्टम में करप्शन है, जिसने इस फैक्ट्री को बनने में मदद की है, इसके ऊपर भी किसी की कोई नजर जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखने वाली बात है। सरकार जो इन 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 इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इतना अंदर तक जड़ जमा चुकी है करप्शन, उसको साफ करने की कोई कोशिश करेगी या नहीं करेगी, ये देखने वाली बात। जी बिल्कुल। और एजुकेशन सिस्टम में करप्शन के और भी कई मामले हाल फिलहाल में सामने आए थे। बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। और अब तक तो सिर्फ रेगुलेशंस को लेकर ही चिंता होती थी, लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एक आतंक की फैक्ट्री दिखाई पड़ी है, इसने चिंता को और बढ़ा दिया है। और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस चर्चा में शामिल हुए और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।